10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर और अलग अलग सोर्सेज में रहे हैं। सबसे पहला न्यूज है, सरहदों की सुरक्षा के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। तो सिपड़ी का रिपोर्ट आया है, ठीक है। सिपड़ी सिपड़ी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है डिफेंस के क्षेत्र का आंकड़ा जारी करती है और उस आधार पर रैंकिंग प्रदान करती है। तो इसका रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया है कि भारत जो है 2021 से 25 के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। आयातक मतलब खरीदने वाला देश, ठीक है। दुनिया का दूसरा, पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर यूक्रेन है। भारत दूसरे नंबर पर है हथियार को खरीदने में, ठीक है। भारत जो है पूरी दुनिया का जो वेपन्स ट्रेड होता है, ठीक है, उसका 8.2% भारत खरीदता है। वहीं कौन सा देश सबसे ज्यादा बेचता है? तो उसमें अमेरिका का नाम याद रखिएगा। अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया का लगभग 42% हथियार बेचता है, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है कहाँ कहाँ से हथियार खरीदता है? तो उसमें रूस है, इसराइल है, फ्रांस है। इन सब गंतव्यों से भारत हथियार खरीद रहा है। जहां तक सिपरी का सवाल है तो ये स्वीडन का जो है एक एनजीओ है, एक संस्थान है, उसके द्वारा ही जो है सिपरी का रिपोर्ट आता है। इसके अलावा सिपरी के द्वारा आपको फायर पावर इंडेक्स वगैरह पता होगा, है ना। एशिया फायर पावर इंडेक्स, बताइए तो कौन है इसमें पहले नंबर पर? एशिया फायर पावर में यूएसए है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है और फिर भारत है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी आता है, तो उसमें भी इसी तरह का आंकड़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास से मजबूत हुई सामरिक साझेदारी। तो भारत और जापान के बीच जो है ना एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, ठीक है। नाम क्या है? धर्म गार्जियन। तो ये अभी चल रहा था और हुआ कहाँ पे है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा नाम भी याद रखिएगा। कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में, ठीक है। वहीं पर आपको ऊपर के क्षेत्र में अल्मोड़ा मिलता है। ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, तो इसको याद रखना है। धर्म गार्जियन कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है। ये भारत और जापान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। कुछ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। एक्यूवेरिन बताइए तो, एक्यूवेरिन किसके किसके बीच होता है? भारत और मालदीव। भारत मालदीव, ठीक है। टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका। ठीक है। मालाबार बताइए, मालाबार। 4 कंट्री के बीच होता है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जापान। अमेरिका हो गया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में मिलन नेवल एक्सरसाइज हुआ है, किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था मिलन? भारत। विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, वज्र प्रहार होता है, वज्र प्रहार किन देशों के बीच होता है ये? भारत और अमेरिका। भारत में, ओके। एक भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, बताइए तो क्या नाम है उसका? अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, बहुत बढ़िया। नोमैडिक एलिफेंट पता है। अच्छा, सूर्य किरण किसका है? सूर्य किरण भारत नेपाल के साथ, ब्रिटेन के साथ कोंकण भी होता है। कोंकण भी होता है, ठीक है। संप्रीति किसके बीच होता है? संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ। संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है, बिल्कुल, ठीक है। विनबैक्स भारत वियतनाम। वियतनाम के साथ, ठीक है। सिम्बैक्स भारत सिंगापुर। सिंगापुर है, सिंगापुर, बहुत बढ़िया, क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हमला जारी है, इजराइल ने लेबनान पर व्हाइट फास्फोरस वाले गोले दागे हैं, ठीक है। लेबनान पर ना इजराइल जो है व्हाइट फास्फोरस वाला गोला दागा है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का केमिकल वेपन यूज करना पूरी दुनिया में उसका निषेध है। अलग अलग देश मिलकर ट्रीटी किया है और मना किया गया था कि इस तरह का ओपन यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी इजराइल जो है लेबनान पर ये व्हाइट फास्फोरस का गोला दागा है। व्हाइट फास्फोरस से क्या नुकसान होता है? तो मतलब धमाका और ये सब जो होता है सो होता ही है, लेकिन इससे निकलने वाला जो विकिरण होता है या इससे निकलने वाला जो केमिकल होता है
वो हड्डी तक को प्रभावित करता है, हड्डी तक को जला देता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही गंभीर चीजें निकल के आ रही हैं, है ना। युद्ध जो है किस स्तर पर चला गया तो देख सकते हैं। जो बैन है, व्हाइट फास्फोरस को बैन किया गया है पूरी दुनिया के द्वारा, लेकिन वो भी जो है यूज किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ भी है हड्डियों को गला देने वाले केमिकल का इस्तेमाल का दावा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा याद रखिएगा इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुज्तबा खामनेई, ठीक है, खामेनेई। तो ये आयतुल्ला अली खामनेई जो थे, जो ईरान के सर्वोच्च नेता थे, उनके बेटे हैं, जिनको अभी हाल ही में ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उम्मीद पोर्टल, बफ संपत्तियों की निगरानी अब होगी आसान। तो ये नाम याद रखिएगा, उम्मीद पोर्टल या उम्मीद बिल, है ना। ये किस चीज से जुड़ा हुआ था? तो बफ संपत्तियों से जुड़ा हुआ था। बफ क्या है? तो ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा जो संपत्ति होती है, उसको किस तरीके से नियमित करना है, कैसे उसको रखना है, प्रोटेक्ट करना है, क्या नियम कानून होगा, वो सब जो है ना बफ के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। तो पिछले साल 2025 में केंद्र सरकार जो है इसमें कुछ संशोधन लेके आई थी इस बिल में, तब से ये चर्चा में है। तो इसका ही नाम उम्मीद है, ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए एक पोर्टल जारी किया गया था, तो उसी पोर्टल का नाम उम्मीद पोर्टल है। पूछा जा सकता है आप लोगों से, हाल ही में चर्चा में रहा उम्मीद पोर्टल किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो वो वक्फ संपत्तियों से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, मुंबई में 16 से 18 मार्च को कंटेंट इंडिया 2026, है ना। देखिए, कंटेंट इंडिया 2026 एक मीटिंग हो रहा है। कहाँ पे होगा? मुंबई में 16 से 18 मार्च के बीच, ठीक है। मुंबई का जो जियो कन्वेंशन है वहीं पे हो रहा है। आप लोगों को वेब्स याद होगा, वेब्स 2025 में हुआ था। बताइए तो क्या था ये वेब्स और कहाँ इसका आयोजन हुआ था? वेब्स मुंबई में हुआ था। ठीक, और क्या था ये, किस चीज का आयोजन था ये वेब्स आयोजन? देखिए, डब्ल्यू से याद नहीं है, लेकिन ए से था ऑडियो, वी से था विजुअल, है ना। ऑडियो विजुअल मतलब इस तरीके से जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र था, उन सब का मीटिंग हुआ था, और उसमें बहुत सारे देश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो वेब्स बहुत चर्चा में रहा था, एग्जाम्स वगैरह में पूछा गया था, मुंबई में हुआ था। उसी तरीके से कंटेंट इंडिया करके जो है एक समिट हो रहा है, कहाँ पे? मुंबई में। अच्छा, इसको आयोजन कौन कर रहा है, इसका आयोजित कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन डिश टीवी और C21 मीडिया दोनों मिलकर कर रही है, ठीक है। डिश टीवी और C21 मीडिया दोनों मिलकर जो है इसको कर रहा है। इसमें आपको टीवी चैनल, OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस, वितरण कंपनियां, बहुत सारी इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो सब इसमें हिस्सा लेने वाली है। नाम क्या है? कंटेंट इंडिया 2026। किसी ने नाम वापस नहीं लिया। किस चीज में? तो अभी पता होगा आपको कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है। राज्यसभा, बताइए किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है राज्यसभा का? अनुच्छेद 80 में, है ना। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सीट 250 के आसपास है, लेकिन पूरा नहीं भरता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें हर 2 साल पे 1/3 लोग इलेक्ट भी होते हैं और 1/3 लोग रिटायर भी होते हैं। तो इस साल भी जो है 1/3 लोग रिटायर होने वाले हैं, यानी कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं। तो उनकी नियुक्ति फिर से मनोनीत किया जाएगा, चुना जाएगा। इसके लिए चुनाव होने वाला है। तो बिहार की तरफ से जो है 6 लोग जो है इसमें वो हुए हैं, मतलब नामांकन दाखिल किए हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि अंतिम तिथि था नाम वापस लेने का, लेकिन कोई भी वापस नहीं लिए हैं, ठीक है। वही है, कौन कौन चुनाव लड़ने वाले हैं? तो नीतीश कुमार हैं, नितिन नवीन है, रामनाथ ठाकुर हैं, शिवेश राम है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ठीक है। इसके अलावा राजद से हैं अमरेंद्र धारी सिंह। तो इस तरीके से ये 5 आदमी है, जो 6 आदमी जो चुने जा सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के बारे में याद रखिए। अच्छा, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? ठीक है, याद रखना है 12 लोगों को। 12 लोग होते हैं, किस किस क्षेत्र के होते हैं? 4 क्षेत्र होता है, वो 4 क्षेत्र भी आप लोगों को याद रखना है। गांधी मैदान में, हाँ बिल्कुल, है ना, कला है, विज्ञान है, सामाजिक सेवा है, ठीक है। 12 से 15 मार्च तक एग्रो बिहार मेला का आयोजन होगा। एग्रो बिहार मेला, ठीक है। तो एग्रो से एग्रीकल्चर है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो गांधी मैदान। अरे, ये राज्यसभा से हमको याद आ रहा है कि हाल ही में 4 लोगों को ना राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया था। याद है क्या 4 लोग कौन कौन थे? गेस कीजिए, कुछ याद, आइडिया लगाइए, थोड़ा थोड़ा भी याद हो।
इन्फोसिस की थी, वो महिला थी। नहीं नहीं, वो तो बहुत पुराना हो गया भाई, सुधा मूर्ति का बात कर रहे हैं। एक गायक थे। गायक? गायक भी नहीं थे। एक तो हमारे पुराने विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। फिर एक वकील थे जो कसाब के विपक्ष में जो है वो लड़े थे, मतलब कोर्ट में, ठीक है। 2 आदमी तो हो गए, इसके अलावा 2 और थे, याद कीजिए। इला करके नाम था कुछ, इला तमिलनाडु की, उधर केरल की तरफ की थी क्या? हाँ हाँ, एक थी। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए, एक योजना है चर्चा में, सीएम प्रतिज्ञा योजना। ये योजना क्या है? तो कौशल विकास और रोजगार वगैरह को बढ़ावा देने के लिए योजना लाया जा रहा है। इसको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा। बिहार सरकार किस तरीके से रोजगार संवर्धन कौशल विकास के लिए क्या प्रयास कर रही है, उसमें आप ये लिख सकते हैं। नाम क्या है? सीएम प्रतिज्ञा योजना। ये युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है क्या कहते हैं आपको, मतलब रोजगार से पहले जो है ना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा ना कौशल संवर्धन के लिए, और ट्रेनिंग के समय में आपको स्टाइफेंड भी मिलेगा। जो 12th पास होंगे उनको 4,000, ITI डिप्लोमा होंगे उनको 5,000, है ना। इस तरीके से दिया जा रहा था। इस योजना का नाम जरूर याद रखिएगा, कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। PNG CNG की सप्लाई पर पड़ेगा असर, बढ़ सकती है कीमतें। ठीक है, युद्ध जो चल रहा है, अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो भारत में LPG गैस और जो PNG गैस है उन सब का, है ना, मतलब सप्लाई बाधित हो सकता है, जिससे दाम बढ़ने की संभावना है। और अगर बहुत लंबा चला तो हो सकता है कि आपूर्ति ही बाधित हो जाए। तो ये PNG क्या है, फुल फॉर्म क्या है PNG का, बताइए तो। और LNG क्या है, और LPG क्या है? बताइए क्या होता है PNG? पोर्टेबल नेटवर्क, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नहीं मैम, ये पर PNG LNG नहीं पता चला, ये तो सिलेंडर से जुड़ा हुआ है ना, गैस वगैरह है ना। PNG बताइए। LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, PNG का क्या होगा और LNG क्या होगा? LNG है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, और PNG है पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप पता होगा ना, पाइप से सप्लाई दिया जाता है कि नहीं। LPG क्या होता है, सिलेंडर आता है उसका, लेकिन PNG क्या होगा, पाइप के थ्रू जो गैस सप्लाई होता है उसको PNG कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब पे भी असर पड़ सकता है। PNG और CNG वगैरह जो है, इसका सबसे बड़ा घटक क्या होता है, उसमें मीथेन पाया जाता है, मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला बताइए। CH4, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए तो, जो हमारा LPG सिलेंडर होता है, उसका जो गैस होता है ना, उसका अपना कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है उसके सुगंध के लिए? मिथाइल मरकेप्टेन, है ना। ठीक है। अच्छा, गाड़ियों में जो पेट्रोल भरते हैं तो उसके लिए एंटी नॉकिंग एजेंट डाला जाता है, उसमें क्या, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में क्या डाला जाता है, पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, बताइए। इथिलीन ग्लाइकॉल। जी बिल्कुल, टेट्रा इथाइलेट भी वो कहते हैं ना सर उसको। हाँ, एक टेट्रा इथाइलेट भी जान। अच्छा, ऑक्टेन नंबर से क्या निकालते हैं बताइए, ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर। पेट्रोल की शुद्धता है क्या क्या? और C10 नंबर से डीजल की डीजल, बढ़िया। ये नाम देखिए, टिफिन वाली अम्मा का 2.5 करोड़ का टर्नओवर, पटना की हैं ये, ठीक है। और टिफिन के थ्रू खाना प्रोवाइड कराती थी, शुरू में बहुत छोटे स्तर पर शुरू की थी, बहुत, और घर परिवार से भी कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, हस्बैंड के द्वारा भी जो है सराहना नहीं मिला इनको, लेकिन धीरे धीरे जो है लगी रही काम में। कोरोना का समय आया तो इनका बिजनेस और बढ़ा, और अभी जो है सालाना 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण वगैरह पे जब निबंध लिखिएगा तो पटना की इनका नाम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। नाम क्या है, देविनी देवी, ठीक है। ये इन्हीं सबको यूज करके और ज्यादा से ज्यादा नंबर लिया जा सकता है। समृद्धि यात्रा, नीतीश कुमार, है ना,
अंतिम चरण में है, अंतिम दौर में है। सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बेगूसराय होगा, जहां ये आने वाले हैं, ठीक है, बेगूसराय। और 14 तारीख को ये यात्रा समाप्त हो जाएगा, 14 मार्च को। नेक्स्ट न्यूज, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध चल रहा है। पेट्रोलियम का आपूर्ति बाधित हो सकता है, रोज पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मुज, ठीक है। चलिए आप लोगों को आंसर करना है, हम बना रहे हैं। ये ईरान है, ठीक है, और इधर से ये इस तरीके से कुछ है भाई, ये अरब प्रायद्वीप है, ये ईरान है। बताइए तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किसको किसको जोड़ता है, इस पार्ट को और इस पार्ट को। तो ये दोनों पार्ट कौन सा है बताइए तो जरा। ए में क्या होगा, बी में गल्फ ऑफ ओमान, अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी। अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ठीक बता रहे हैं जी, ठीक है, ओके। अच्छा, बाब अल मानदेव कहाँ पे है, किसको किसको जोड़ता है बाब अल मानदेव? इसी को ना जिब्राल्टर संधि कहते हैं, जिब्राल्टर। नहीं 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 नहीं, दोनों बहुत अलग है। जिब्राल्टर जो है ना सर, वो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है। जिब्राल्टर हम आपको मैप में बताएंगे। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। हाँ भूमध्य सागर को जिब्राल्टर वहाँ है, अफ्रीका के पास है, यूरोप अफ्रीका के बीच स्पेन है। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए, तुरंत हो जाएगा। इसको यहीं पे क्लियर करते चलेंगे हम, ठीक है। स्पेन और मोरक्को का बॉर्डर है। दिख रहा है मैप जी, ठीक है। यहाँ पे इसको चेक करते चलेंगे। देखिए इन क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है। यहाँ पे है इजराइल, ठीक है, ये है ईरान, और इधर उधर अमेरिका होगा अपना, और ये सब अरब प्रायद्वीप के देश हैं, ठीक है ना। अभी जो हम लोग बात किए हैं वो इसका बात किए थे, ये वाला इलाका यहाँ पे, ठीक है, यही है आपको हार्मुज, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे, ओके। और हम बाब अल मानदेव का जो बात किए थे वो यहाँ पे है, इस जगह पे, दिखा ये वाला, ये बाब अल मानदेव है, ये हार्मुज की खाड़ी है। हार्मुज का मतलब स्ट्रेट है, यहाँ पे पनामा है, स्वेज, ठीक है। जिब्राल्टर जो सर बोल रहे थे वो यहाँ पे है, इस जगह पे, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक। अच्छा, यहाँ बताइए तो कौन सा है इस जगह पे? ग्रेट बैरियर रीफ है। नहीं 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 भाई, मलक्का है, मलक्का है, मलक्का, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ है, इस जगह पे, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये है न्यूजीलैंड, ओके। ये है ग्रीनलैंड, ट्रम्प भाई इसी पे लगे हुए हैं। वेनेजुएला कहाँ है, वेनेजुएला यहाँ है, ठीक है। मैक्सिको है ये यहाँ पे, तो इन सबको बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ यूक्रेन है इस जगह पे, ये रूस है, ये वाला ब्लैक सी है, ब्लैक सी, ये अपना भारत, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखिए, डिजिटल रुपये से मुद्रा व्यवस्था में बदलाव। देखिए डिजिटल रुपया क्या होता है, आप लोगों को सीबीडीसी पता है क्या? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या होता है पता है? आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई जो है कुछ साल पहले, है ना, डिजिटल करेंसी लेके आई, लेकिन वो आम लोगों के लिए अभी तक नहीं आया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात में, उसके अलावा दिल्ली एनसीआर रीजन में, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ वगैरह में कुछ जगहों पर इसको प्रयोग किया जा रहा है। ये है क्या सीबीडीसी, क्या है? क्या ये रुपया की तरह ही है या है क्या अंतर? पता है किसी को तो बताइए। नहीं मालूम? देखिए केंद्रीय बैंक में जो है ना वो अपना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ टोकन्स बनाया, ठीक है, टोकन। इसी टोकन को ना
डिजिटल करेंसी कहते हैं। डिजिटल करेंसी और जो नॉर्मल रुपया होता है ना उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक कॉन्सेप्चुअल गलती हम लोग ये करते हैं कि जो पैसा हम लोग यूज करते हैं यूपीआई वाला, समझ रहे हैं, यूपीआई, तो वो भी तो एक प्रकार से डिजिटल करेंसी फील होता है कि नहीं लगता कि डिजिटल है। लेकिन जरा सोचिए कि यूपीआई वाला पैसा ना डिजिटल नहीं है, वो असल में क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में ही जो पैसा है ना उसी का डिजिटल रूप है। अब बैंक अकाउंट का पैसा जो होगा ना उसको हम बैंक से जाके या एटीएम से जाके कैश भी करवा सकते हैं, है कि नहीं, हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होता है इसको हम लोग कैश नहीं करवा सकते हैं। डिजिटल करेंसी सिर्फ डिजिटली ही अवेलेबल होगा, किसी को देंगे तो डिजिटली दे सकते हैं, ठीक है। बैंक में जाएंगे तो हमको इसके बदले में कोई कैश नहीं मिलेगा, ये हमेशा डिजिटली ही अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यूपीआई और डिजिटल करेंसी में यही अंतर है। अच्छा, डिजिटल करेंसी का फायदा क्या क्या है, देखिए नॉर्मल कैश जो होता है ना यूपीआई वगैरह में या जो बैंक अकाउंट में, इस पैसों को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। आप चाहिएगा तो सब्जी वाले को दे सकते हैं, दुकान में दे सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं, है ना, हमको दे सकते हैं, जो करना होगा वो कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी किया गया है उसमें खासियत क्या है, उसको कोड किया जाता है कि नहीं। यानी उस रुपया को ना किसी फिक्स्ड काम के लिए लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं, कुछ फिक्स्ड चीजों पे ही उसको कोड कर दिया जाता है और सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको किसी वर्कर को ना पैसा देना है, ठीक है, और हमको मालूम है कि वो वर्कर जो है ना पैसा लेके हो सकता है उसका दारू भी पी सकता है, ठीक है, शराब पी ले, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं शराब नहीं पिए, सिर्फ राशन ही खरीद पाए उसका या दवाई खरीद पाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यूपीआई से पैसा देंगे ना तो पैसा वो कहीं भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर हम डिजिटल करेंसी से उसको रुपया देंगे, ठीक है, जो आरबीआई जो अपना डिजिटल करेंसी लेके आया, तो उससे क्या होगा कि वो है ना जैसे ही दारू खरीदने जाएगा तो वो करेंसी काम ही नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो सिर्फ दवा और जो भी चीज के लिए हम उसमें कोड किए होंगे बस वही उसका यूज कर सकता है। तो ये कुछ उसका फायदा है कि चिन्हित करके रुपया का उपयोग किया जा सकता है। अभी हमारे पास जो हैंड में हार्ड कैश होता है उसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई के द्वारा जो ये सब लाया गया है डिजिटल करेंसी, वो फिक्स्ड जगह पर यूज किया जा सकता है। तो ये एक खासियत है, इसका बहुत बड़ा लाभ है ना। जैसे जब कभी भी महंगाई होती है, जब कभी भी मंदी आता है, तो सरकार क्या होता है कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में पैसा डालता है ताकि लोगों के बीच रुपया पहुंचे और उसका फ्लो बढ़े, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग उसको रख लेते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, घर में छिपा के रखते हैं, ब्लैक मनी कर लेते हैं उसका। लेकिन जैसे डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करेगा तो उसको छिपाया नहीं जा सकता है ना, उसको यूज ही करना पड़ेगा, उसका टाइम फिक्स होगा कि आपको इतने समय के अंदर ही उसको यूज करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा, है ना, उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो ये सब उसका अंतर है, ठीक है, पुराना चीज है ये। लेकिन इसका नुकसान भी है मैम, इसका नुकसान है कि इसका फ्लो नहीं हो सकता है ना। मतलब मान के चलिए क्या कि गरीब आदमी को आप दे दिए लेकिन उसको जो है ना यूज ही नहीं कर पाएगा, वो फिक्स ही जगह पे यूज करेगा। आप दवा के लिए दिए तो दवाई खरीद सकता है, राशन नहीं खरीद पाएगा, समझ रहे हैं, यानी उसे फिक्स किया हुआ है। एक नुकसान तो ये है। दूसरा प्राइवेसी का नुकसान है ना। भारत जैसे देश में जहाँ पे एजुकेशन का निम्न स्तर है वहां पर इस तरीके से डिजिटल करेंसी देना, उसको हैक होने का संभावना होता है अगर ठीक से ध्यान ना दिया जाए तो, और चोरी हो सकता है, प्राइवेसी का खतरा है कि नहीं। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी भारत का मजबूत नहीं है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा बैंक में इससे सेविंग घटेगी, मतलब क्या होगा कि लोग जो है ना वो बैंक में पैसा जमा नहीं करके, है ना, या यूपीआई इन सब में पैसा नहीं रख के कहेगा हमको डिजिटल करेंसी दे दीजिए। तो डिजिटल करेंसी क्या होगा, वो बैंक अकाउंट में तो जमा नहीं हो पाएगा ना, वो एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में फ्लो कम जाएगा, घट जाएगा। इसके अलावा भारत में ज्ञान का भी अभाव है कि नहीं। जो इस तरह का जो डिजिटल करेंसी आएगा उसको लेकर लोगों को नॉलेज नहीं हो, समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसका नुकसान है। पॉजिटिव्स क्या क्या है, तो ये यूपीआई से अलग है ना। इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, प्रोग्रामेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि प्रोग्राम करके फिक्स्ड जगहों पर इसका यूज किया जा सकता है। इसको टारगेटेड यूज किया जा सकता है, निश्चित करके यूज किया जा सकता है। मनरेगा वर्कर के लिए यूज किया जा सकता है, कई बार सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बोनस देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मंदी के समय में डायरेक्ट लाभ अर्जित किया जा सकता है इसे ना, डायरेक्ट किसी भी क्षेत्र में दे के जो है इसका लाभ निकाला जा सकता है। जैसे देखिए क्या होता है कि अभी जो है बिहार सरकार जो है ना महिला उद्यमी योजना लाया है, हर महीना को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अब जो है सरकार कह देगी कि नहीं हम ये रुपया सीबीडीसी में देंगे,
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में। यानी क्या, इस पैसा में पहले से प्रोग्राम किया हुआ है कि भाई किसी रोजगार के लिए ही आप इस पैसा को यूज कर सकते हैं। जैसे ही ये पैसा कहीं और यूज करने जाएगा तो वो पैसा वैलिड ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। तो ये सब इसका लाभ है कि नहीं। कई बार क्या होता है, सरकार पैसा देता है किसी चीज के लिए, लेकिन लोग यूज कर लेते हैं कहीं और। पैसा उठाया मछली उत्पादन के लिए ना, मछली मत्स्य परियोजना के लिए, और लेके यहाँ पे चालू कर दिया है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, है कि नहीं। तो इन सब चीजों से सीबीडीसी के द्वारा बचा जा सकता है। ये शॉर्ट 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे देखिए क्या है, किसके द्वारा लाया गया है, ठीक है। उसके बाद करेंट अफेयर्स में क्यों है ये बता दिए हैं, यहाँ पे उसका कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव दे दिए हैं। इसी को सही तरीके से लिखा जाएगा तो 8 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज में इसको भरा जा सकता है। इसके अलावा और भी पार्ट इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको क्या है ये। करप्शन को रोका जा सकता है, ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना। करप्शन को रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो करंट अफेयर्स था इतना ही था आज, इससे ज्यादा नहीं है। इसके अलावा आप लोग भी अगर कुछ पढ़े हो, जानते हो, आज का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो तो आप शेयर कर सकते हैं।